तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले हमारे लेक्चर के अंदर हमने देखा था कंपाउंड एंट्रीज और कुछ हमने एग्जांपल्स देखे और हमने एक सम भी किया। इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस फर्म रिसीव और पे सम अमाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। देखो बिजनेस जो फर्म है वो पूरे साल में कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे करता ही रहता है, बट सच रिसीव्स और पेमेंट में नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। हो सकता है कि भाई कुछ पेमेंट्स पूरे ना किए गए हो सकता है कि कुछ पेमेंट्स बोले गए थे कि भाई दिए जाएंगे लेकिन ना दिए गए हो। फॉर एग्जाम्पल, rent paid for 3 months on 1st December 3000. If the accounting period starts on 1st December, then the close of the year on December 1st, rent of 2000 will be considered an amount paid in advance on 31st December. बहुत सही चीज है कि भाई देखो, अगर आपने ना दिसंबर में 3 महीने का रेंट भर दिया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका कवर हो गया। लेकिन वो क्या बोलता है कि अगर मान लो कि आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी to 31 दिसंबर है, तो इस केस में तो 2 महीने का आपने एडवांस दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ चीजें ना दी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ चीजें पहले दे दी हो। An adjustment will have to be made for adjusting the entries of rupees 2000 which belongs to the next period. जाहिर सी बात है कि फिर वो जो 2000 होंगे वो अगले साल के होंगे। अच्छा, सम सच एडजस्टमेंट्स आर, पहला बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कुछ पेमेंट्स है जो पूरे साल में आपने ना किए हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेमेंट्स है जो आपको बोलते ना इतना अमाउंट है कि आपने उससे ज्यादा दे दिया तो आपका अगले साल का पेमेंट क्लियर हो गया हो, कवर हो गया हो। ठीक है, अब फर्स्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। शुरू करता है भाई बोलता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जाहिर सी बात है, आउटस्टैंडिंग है भाई, आपको पैसा देना है लेकिन साल खत्म हो गया, आपने अभी तक पैसा नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंड दस दिस अकाउंट विल बी क्रेडिट। जाहिर सी बात है कि बिजनेस के लिए एक तरीके से लायबिलिटी हो जाती है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। Because liabilities are credited for increase, the adjustment for concerned outstanding expense is made by passing the following journal entry. Example दे रहा है कि भाई अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग रह जाता है, आपका कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो वो फला एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, फिर क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल इफ सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग फॉर रुपीज 10,000 फॉर डिसंबर 1998 देन द एंट्री विल बी मेड फॉर फॉलोइंग। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई भी आपका फला एक्सपीरियंस हो, तो अगर यहाँ इसको मैं सैलरी लिख दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट 10,000 उसने बोला, 10,000 10 के लिख देता हूं। ठीक है, तो ये था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। सेकंड क्या बोलता है अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये एक हो गया। फिर अपना क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, चलिए शुरू करते हैं। सर्टन एक्सपेंसेस में भी पेड इन एडवांस। देखो पहला हमारा आउटस्टैंडिंग क्या बोलता था कि भाई कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपने दिए ही नहीं है। प्रीपेड में क्या बोलता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में दे दिए हैं। दैट इज कवरिंग अ पीरियड बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। हो सकता है कि आपके अकाउंटिंग पीरियड के बाहर भी वो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अगले साल का भी कुछ पीरियड कवर करेगा। पार्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द अमाउंट पेड विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर। जैसे कि मैंने कहा, सच अ पेमेंट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये दो वर्ड आप याद रखेंगे। एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट एज असेट्स। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, उसको क्रेडिट साइड में लिख रहा था, लेकिन अगर अपना प्रीपेड है तो उसको हम एसेट साइड में लिखेंगे। फ्यू is shown in the balance sheet as asset general passed by debiting prepaid expenses and crediting the account of the expenses concerned. For example, insurance is paid
प्रीपेड फॉर ₹3,000 1998 का एक्सपेंस आपने 1997 में ही भर दिया, तो भाई यहां पे क्या आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो गया, आपने जो इंश्योरेंस है उसको प्रीपेड कर लिया है, मतलब आपने उसको एडवांस पे किया है। तीसरा हमारा आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या बोलता है, सम इनकम विच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मिल चुकी है, मैं कह सकता हूं कि ऑन पेपर मिल चुकी है, लेकिन इन एक्चुअल आपको मिलना बाकी है। सच इनकम इज ब्रॉट इनटू अकाउंट, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री विल बी मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलता है, देखो, अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, चलो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब मैं सब बोल सकता हूं कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि थोड़ा सा अजीब ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो तुझे मिल गई लेकिन तुझे मिली नहीं, लेकिन तू काउंट कर रहा है अपना ईयर एंड के अंदर। एग्जांपल देता हूं, रेंट। पूरे साल का जो रेंट होता है, आपको पता है कि पूरे साल का आपको रेंट मिलने वाला है, लेकिन मंथली वाइज अगर उसको देखा जाए, एक महीना होता है, तो आपको एक महीने का रेंट आपको मिलने वाला है। अज्यूम हो गया कि भाई हाँ, ये एक महीने का रेंट, भले ही आपको ईयर एंड पे पैसा वगैरह मिल रहा है, बट यू कैन अज्यूम दैट भाई ये एक महीने का रेंट आपको मिलने वाला है, दैट 1 month's रेंट इज अक्रूड। इसीलिए यहाँ पे अक्रूड इनकम का जिक्र किया गया। तो अगर मैं बोल दूं कि भाई रेंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दस द एंट्री इन सच केस विज बी, यहाँ पे क्या आएगा, रेंट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, रेंट हैज बीन क्रेडिटेड for the increase to be made in the amount of rent for the period of November which has to be included in total rent। भाई वो आपने मंथ का आपने ऐड कर लिया क्योंकि आपको पूरे साल का काउंट करना था। तो चलिए अगला देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, आइए चौथा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए देखते हैं ये क्या है। इनकम रिलेटिंग टू फर्दर अकाउंटिंग पीरियड बट हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे कि हमने पहले वाले मैं इसमें बोल सकता हूँ कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस की, भाई हमने पैसा दे दिया आगे की चीजों के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमको पैसा मिला आगे की चीजों के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सच इनकम परटेन्स टू द नेक्स्ट ईयर। जाहिर सी बात है, एडवांस में मिला, ये अकाउंटिंग पीरियड के आगे का ही है। It cannot be treated as income in the present year, so it becomes a liability। याद रखना कि आपने अगर पैसा ले लिया और आपको सर्विसेज आगे के पीरियड में देनी है, तो पैसा वो आपके इस वक्त के लिए वो लाइबिलिटी है। उस वक्त में जाके वो आपके लिए इनकम पूरा कन्वर्ट हो सकता है, बट एट द मोमेंट इट इज अ लाइबिलिटी। एज देयर इज एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, इट शुड बी क्रेडिटेड। लाइबिलिटी बढ़ती है इसलिए उसको क्रेडिट करना है। क्यों, वो साल के लिए वो इनकम का कोई इस्तेमाल नहीं हो, पैसा आपके पास पड़ा रहेगा। क्यों, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो अगले साल होने वाला है। ठीक है, in order to bring this into accounts book, the following adjusting entry will be made at the end of the year। क्या होगा वो, भाई इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। भाई यहां पे हम लिखेंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते भाई, रेंट इज रिसीव इन एडवांस फॉर द पीरियड ऑफ जैन एंड फेब इन December 2005 ₹900। देन द एंट्री विल बी, भाई क्या होगा कि भाई आपको रेंट मिला है 9,000 टू इनकम रिसीव इन एडवांस। यहां पे आप लिख सकते हो भाई रेंट रिसीव इन एडवांस।
और आप नरेशन में यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई आपको जो रेंट है वो एडवांस में मिला है, जो मंथ के लिए आपको मिला है और जो मंथ में आपको मिला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नीचे नरेशन में लिखोगे कि आपको रेंट एडवांस में मिला है, कौन से मंथ के लिए और वो कौन से मंथ में आपको मिला है। ठीक है, नोट दिया हुआ है, ये रेंट हैज बीन डेबिटेड एज इट हैज टू बी डिक्रीज बाय 9,000 being rent to Jan and Feb 2005. It should not be included in the month of December as the service has not been rendered. जाहिर सी बात है कि भाई आपको दिसंबर में जो मिला है वो आगे जाके उसका यूटिलाइज होने वाला है, इसलिए अभी उसको आप इनकम में नहीं ले सकते, इसलिए फिलहाल एट द मोमेंट आप उसको डेबिट कर रहे हो, आगे चल के आप उसको उसके बोलते हैं ना नेसेसरी एंट्री पास कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, ये तो ठीक है। अब आता है मिसलेनियस एंट्रीज। अब ये मिसलेनियस एंट्रीज जो है उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शंस बोल रहा हूं, उसमें कुछ टाइप्स बताया। उसका पहला जो है उसने लिया है डेप्रिसिएशन, ये हमारा 5th पॉइंट है और उसका जो ए है वो है डेप्रिसिएशन। Depreciation is the education in the value of fixed asset due to its rise. It is the loss of the business. Depreciation is the education in the value of fixed asset due to its use. It is a loss of the business. Simple है कि भाई डेढ़ आप एक मशीनरी लेते हो over the period of time, वो मशीनरी पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि देखो वक्त के साथ साथ मशीन पुरानी होने लगती है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका वेर एंड टेयर निकलता रहता है, इसलिए आप उसके ऊपर टाइम टू टाइम एक फिक्स अमाउंट या फिर कंपाउंड बोलते ना, या तो एक फिक्स हो गया तो रिटर्न डाउन वैल्यू में आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, वही डेप्री का अमाउंट आप साइड में रखते हो ताकि जब पूरी वैल्यू कोई दिन खत्म हो जाएगी, वो भंगार हो जाएगा, तो आप डेप्रिसिएशन के अकाउंट से पैसा निकाल के नई मशीन ले लोगे। सर ये इतना दामझाम क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपके मेन कैपिटल के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट विल बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। जाहिर सी बात है, एज अ डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड सो दैट द सेम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सो द सेम एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एग्जांपल क्या दे रहा है, भाई मशीनरी के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, उसके बाद बी क्या बोलता है मिसलेनियस के अंदर, बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता ये है कि भाई समटाइम्स इंटरेस्ट इज पेड ऑन द प्रोप्राइटर्स कैपिटल, सच इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस। जाहिर सी बात है, भाई जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, बिजनेस पैसा लगाता है, तो भाई वो पैसा लगाता है, वो कैपिटल है और टाइम टू टाइम वो कैपिटल इंटरेस्ट यील्ड करता है, तो भाई वो बिजनेस को वो इंटरेस्ट उसके ओनर को देना है। एज द एक्सपेंस इज डेबिटेड फॉर द इंक्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड। जाहिर सी बात है, एक्सपेंस है वो, तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे। The other account involved here is capital account. As capital is increasing, it will be credited. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. के बाद जो इंटरेस्ट जो एक लॉस बिजनेस को है, जो उसके ओनर को जा रहा है, और भाई क्या बढ़ रहा है, भाई कैपिटल, तो भाई कैपिटल आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे। It will be credited with the amount of interest on capital. For example, interest allowed on capital 5,000. Thus the general entry will be, क्या होगी जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या होगी एंट्री भाई, होगी इंटरेस्ट on capital account debit to capital account, कैपिटल अकाउंट। में थोड़ा सा इसके बीच में मैं एक लाइन मार देता हूं, ठीक है, और ये हो गया, थोड़ा सा गीच हो चुका है। लास्ट बोलता है ड्राइंग्स। चलिए ड्राइंग्स, थर्ड वन ड्राइंग्स बोलता है, तो चलिए ड्राइंग्स लेते हैं। ड्राइंग्स क्या बोलता है कि भाई द विड्रॉल ऑफ गुड्स और कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अपने निजी जरूरत के लिए बिजनेस से अगर आपने पैसा या गुड्स लिया तो किस चीज में काउंट होएगा, ड्राइंग्स के अंदर।
ड्रॉइंग्स रेड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जाहिर सी बात है जब ड्रॉइंग्स लोगे तो अपना कैपिटल वापस ले जाओगे तो आपका कैपिटल कम होगा। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, ठीक है, जो डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट होगा। ड्रॉइंग्स विल ऑल्सो बी डेबिटेड एज, ध्यान से सुनो, एज द कैश विल बी डिक्रीज एज एन एसेट इट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स होगा उसको आप डेबिट करोगे और कैश जो है उसको आप क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज इज 10,000, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या होगा भाई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सबका नरेशन लिखना है, नरेशन भूलना नहीं, नरेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये इस लेक्चर के अंदर, पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी एंट्रीज देखी, कंपाउंड बोलते ना, कंपाउंडिंग ऑफ एंट्रीज पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। और हमने अभी देखा है कि भाई एडजस्टिंग एंट्रीज, तो भाई कोई होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ, फिर हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई आउटस्टैंडिंग के अंदर कुछ चीजें देनी है, प्रीपेड के अंदर कुछ चीजें पहले दे चुकी है, एक्रूड के भाई कुछ मिलने वाला है, मिलेगा बट बोलते हैं ना मान के चल रहे कि भाई मिल गया लेकिन मिलने वाला है। इनकम रिसीव इन एडवांस, भाई कोई चीज के लिए पहले से एडवांस पैसा ले लिया है। मिसलेनियस में आ जाओ भाई, डेप्रिसिएशन, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई हमने कुछ कैपिटल लगाया था उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। ड्रॉइंग्स कि भाई आपको कुछ ड्रॉइंग्स आपने आपके बिजनेस से किए। तो ये थी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज। हमने चैप्टर शुरू किया था, छोटा सा रिकैप कर रहे हैं। जनरल एंट्री, व्हाट इज अ जर्नल, भाई कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट पूरा हमने देखा था। एक हमने फिर बोलते हैं ना भाई प्रोसीजर क्या होता है, जनरलाइज बोलते हैं जनरल बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। फिर हमने एंट्रीज देखी, एंट्रीज के अंदर कंपाउंड एंट्रीज देखी है। फिर हमने अभी एडजस्टिंग एंट्रीज देख ली है, एक सम भी कर लिया है हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो इसके ऊपर अच्छा खासा हमारा ग्रिप आ चुका होगा। बहुत सारी चीजें हमने देख लिया, आगे भी कुछ एंट्रीज करनी है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए